viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about BPH and its treatment and its, you may say, I mean to say that BPH and its homeopathic treatment. First of all, let us know what is BPH. The full form of BPH is benign prostate hyperplasia. This is an age-associated medical condition in which a man suffers with the prostate gland enlargement that can cause urination difficulty. Whenever we are making some analysis, we are finding that all the symptoms of BPH may be considered to be tally with the urination or urination problem. So sometimes the doctor or practitioner may get confused that whether it is BPH or anything else, and sometimes the man is suffering from the another disease and the practitioner will consider it to be the BPH. So the proper diagnosis is very important. I mean to say the patient may suffer from frequent urination, drop to drop urination, burning, obstacle in passing the urine, but it is not necessary that if a man suffers with such a difficulty, then he is suffering from BPH. It may be also associated with another problem or disease such as E. coli, cystitis, and etc. Therefore, we need the proper diagnosis, and with proper diagnosis we may get the conclusion whether it is BPH or anything else. Before knowing about the BPH, it is very relevant and necessary to know about prostate gland. It is a gland which is found only in the male only. When a man becomes youth, or we may say that when adolescence appears on the child, it comes in its appropriate size to secrete or to produce prostatic fluid. Actually, it is a gland which is located just below the bladder in man and surrounds the top portion of the tube that drains urine from the urethra. तो इस हिसाब से हम BPH को समझ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया कि ये कैसे यूरिनेशन से, यूरिनल ट्रैक से, यूरेथ्रा से संबंधित बीमारी है। एक्चुअली में सबसे पहले हम इसके लोकेशन को समझें कि ये कहाँ पर होता है। यह एक्चुअली में पुरुष में पाया जाने वाला ग्रंथि है, अर्थात ये केवल पुरुष ही में पाया जाता है। महिला में ये बीमारी नहीं होती है क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड हो महिलाओं में नहीं पाया जाता है। अब इसका स्थान पर चर्चा करते हैं कि इसका जगह कौन सा है। तो ये जो है मूत्राशय में, जहाँ पर कि मूत्र इकट्ठा होता है, पेशाब इकट्ठा होता है, तो वो मूत्र को जमा करने वाली जो थैली होती है, उस मूत्र इकट्ठा करने वाली थैली के नीचे और मूत्र निकालने वाली जो नली होती है, जो पाइप जैसा आप देखेंगे जब प्रोस्टेट ग्लैंड का चित्र देखेंगे तो उस मूत्र निकालने वाली नली के बगल में होता है। अगर इसके आकार की बात करें तो यह अखरोट के साइज का होता है। जब इसके आकार में वृद्धि होती है तो ये मूत्र मार्ग को दाब सकता है, चाँप सकता है। अब थोड़ा सा उसमें जो संकोचन पैदा होगा तो उससे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो ये जो जब साइज इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि इससे पेशाब का जो प्रवाह है वो प्रवाहित हो जाता है, फ्लो ऑफ जो यूरिन है वो प्रवाहित हो जाता है। तो इसमें मूत्र कृच्छता है, बूंद बूंद पेशाब होना, ड्रॉप टू ड्रॉप यूरिनेशन जिसको हम बोलते हैं, या पेशाब के रास्ता में दर्द होना, जलन इत्यादि जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो देखने को मिल सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि हर एक जो मतलब ये बूंद बूंद पेशाब है या पेशाब के रास्ता में दर्द है, वो क्या सब
ये प्रोस्टेट ग्लैंड BPH ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट वाला ही प्रॉब्लम है? नहीं, कई बार दूसरे बीमारी में भी हम इस तरह के लक्षण को देख सकते हैं। कुछ प्रोस्टेट से संबंधित भी बीमारी है और कुछ बिना प्रोस्टेट से संबंधित हुए भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इस तरह के तकलीफ़ को हम देख सकते हैं। एक है प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है? तो प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो जाता है और उसके कारण जो है कष्ट हो जाता है, दर्द हो सकता है। अब इसका कारण की जब बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें जो मूत्राशय है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। अब ये युवा पुरुषों में ज़्यादातर होता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि आप संक्रमण से मुक्त होने के लिए आप सब साफ सफाई पर ध्यान रखें। उसके अलावा जो ये हमारा जो हम चर्चा कर रहे थे BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, तो ये एक्चुअली में नॉन कैंसरस बीमारी है। कोई भी कितना भी बड़ा अगर ट्यूमर हो, अगर वो मतलब कैंसरस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ा से बड़ा भी ट्यूमर नॉन कैंसरस हो सकता है, और जब नॉन कैंसरस होगा तो आराम से उसको निकाल करके ऑपरेट करके सर्जरी के माध्यम से निकाल देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारा BPH है, इसका नाम ही जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इसीलिए रखा गया है कि ये नॉन कैंसरस होता है। एक अन्य बीमारी होती है कि जब साइज बढ़ जाता है और वो कैंसर का रूप धारण कर ले, तो कैंसर का है कि नहीं है, वो कैंसरस सेल है कि नहीं है, तो उसके लिए बायोप्सी की आवश्यकता होती है। और भी कुछ टेस्ट्स हैं, PSA जैसे जांच हैं, जिसके हिसाब से ये डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ कैंसर और इट इज़ नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। और जो अगर विशेषज्ञों की बात करें, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एंकोलॉजिस्ट हैं, उन सब की बात करें तो उनके हिसाब से अगर वो मतलब कैंसरस हो भी जाए तो भी जो इक्यूरेबल कैंसर के श्रेणी में आता है। और हम देखेंगे जब हम केस हिस्ट्री की बात करेंगे कि दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे आदमी हुए हैं, खास करके कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, जिनको मतलब ये प्रोस्टेट कैंसर हुआ, उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया तो वो स्वस्थ है। इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कैंसर जंपिंग जीन नहीं होना चाहिए, मतलब एक सेल में है उसको काट दे तो दूसरे सेल में चला जाए, तब वो मतलब ये हो जाता है। और अगर एक सीमा रेखा से आगे तक वो नहीं फैला है तो उसको निकाल दिया जा सकता है। तो ये अलग ही विधा है। कैंसर हो जाने पर केस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर ये नॉन कैंसरस है तो फिर बहुत चिंता की बात नहीं होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट, वेदर इट इज़ कैंसरस और नॉन कैंसरस, एवरी enlargement of prostate gland is not the cancer of the prostate। इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए। अब इसके कारण की चर्चा करते हैं कि क्या कारण है। तो इसको जो डिफ़ाइन किया गया है सो एज एसोसिएटेड डिजीज़ के रूप में इसको किया गया है। सबसे पहले जब कोई लड़का माने बच्चा जवान होता है, जब उसकी प्यूबर्टी आती है, जब उसमें एडोलेसेंस आता है, एडोलेसेंस की एज में जब उसका पदार्पण होता है, तब वो अपने जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल साइज में आता है और फिर वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स का फ्लो करता है और वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स जो है सीमेन में मिल करके वो उसको एक विशेष गंध प्रदान करता है। तो केमिकली अगर हम देखें तो ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स होता है उसका प्रॉपर्टी अल्केलाइन होता है। और फिर सामान्यतया जो ये इनलार्जमेंट ऑफ जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होता है, जिसको हम शॉर्ट में मैंने BPH बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, तो ये युवाओं में पाई जाने वाली बीमारी नहीं है। ये आफ्टर 40 ही आप देखेंगे कि उसके साइज में वृद्धि हुई है। और बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें 25-26 एज ग्रुप में अब
प्रोस्टेट ग्लैंड्स को बढ़ते हुए देखेंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन हार्मोन सबके लेवल में जब वृद्धि हो जाती है तो कई बार जो है सो लोग इससे सफ़र करते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में वृद्धि हो जाती है। और मतलब जो कुछ आदमी सब इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं ये हार्मोन सब का, तो वो सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि का भी एक कारण होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका इंजेक्शन लोग लगाते हैं, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या सब कारण होता है। तो कुछ इस विशेषज्ञों का माने तो रिच प्रोटीन डाइट इसका एक कारण हो सकता है। जो नॉन वेज खाना, जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनमें एक कारण मांसाहार है। और शाकाहारी व्यक्ति में जो हाई प्रोटीन डाइट है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब कारण हो सकता है। अन्य कारण में कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है कि डिफेक्टिव जीन कैरी ऑन होता है एंड दैट वेरी डिफेक्टिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द BPH, वी में से बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में वृद्धि हो या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में वृद्धि हो, रिच प्रोटीन डाइट है, डेयरी प्रोडक्ट है, और मतलब आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। तो इस हिसाब से कारण पर चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण की बात करें तो ये मतलब बूंद बूंद पेशाब होना, पेशाब में जलन होना या पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब के रास्ते में दर्द होना, रीनल फेल्योर होना, इम्पोटेंसी डेवलप होना, ये सब लक्षण सब BPH में पाया जाता है। इनमें से ज़रूरी नहीं कि हर एक लक्षण एक आदमी में मिले। ये कितना बढ़ा है इनलार्जमेंट जो प्रोस्टेट ग्लैंड का है वो कितना इनलार्ज हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। तो उसके बाद देखेंगे कि इसके चलते कई बार रीनल फेल्योर भी हो जाता है और मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस के चलते जो है ये मतलब BPH के चलते हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा और दैट वेरी हाइड्रोनेफ्रोसिस creates the renal floor। तो इनमें से that hydronephrosis due to renal failure से पेशेंट सफ़र कर सकता है। पथरी की संभावना भी हो जाती है कई बार इसके चलते। और रीनल इनसफिशियंसी तो इसका एक महत्वपूर्ण मतलब है ही कार्य मतलब लक्षण। तो इस हिसाब से हम इसके लक्षण को समझ सकते हैं और उसके बाद आगे क्या संभावना हो सकती है उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब अगर मतलब ये सब लक्षण हो तो क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, प्रॉपर इसका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बढ़ा है। उसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे सीरम PSA है, ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है। तो ब्लड यूरिया से जो मतलब पेशाब जो बाधित होता है तो उसमें ब्लड में कितना परसेंटेज यूरिया का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना कि ब्लड यूरिया का कितना परसेंटेज है, कितना बढ़ा हुआ है। और सीरम क्रिएटिनिन तो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है कि किडनी कितना काम कर रहा है BPH होने के बावजूद। तो यह जानने के लिए हम लोग सीरम क्रिएटिनिन करवाते हैं। तो इन
टेस्टों के माध्यम से हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। और ये डायग्नोसिस बहुत टफ नहीं है। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड देख करके प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ के बारे में पता चल जाता है, और कुछ टेस्ट सब करा करके ये नॉन कैंसरस है कि कैंसर है उसके बारे में भी पता चल जाता है। और डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद फिर हम लोग इसका मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर जिनको होम्योपैथी में विश्वास नहीं है तो अपना सर्जन सबसे मिलते हैं, सर्जरी का सलाह मिलता है तो उसको भी अपनाते हैं बहुत आदमी, और इससे भी फ़ायदा होता है सर्जरी के बाद। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक बार आप सर्जरी करवा दीजिए या फिर से बढ़ जाए तब क्या होगा, तो ये सब स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। और बहुत आदमी चाहते हैं कि सहज ढंग से हमारा ये प्रॉब्लम सही हो जाए, ठीक हो जाए। और बहुत प्रभावी दवा भी है मेरे समझ से। मैं तो देखता हूँ कि इसमें होम्योपैथी में ये इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत अच्छी दवाएं हैं। 212 पेशेंट ऐसा है जिसका मैंने बहुत सफलतापूर्वक होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से BPH का इलाज किया है। उसमें प्रचलित दवा के बारे में मैं चर्चा करूंगा। प्रचलित दवाओं में से लेडिगो बर्गा क्यू है, सेबाल सेरुलेटा, फेरम पिक्रेटा, थूजा, चिमाफिला, बेराइटा कार्ब, पेरेरा ब्रेवा, उसके बाद पल्स्टिला, एपिस, कॉस्टिकम, क्लेमेटिस इरेक्टा, लाइकोपोडियम, एस्टेफिसेग्रिया, डिजिटेलिस, कोनियम, कैलकेरिया फ्लोर, ये सब प्रचलित दवाएं हैं। लक्षण अनुसार इसका प्रयोग करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि दवा सब का क्या सब लक्षण सब है। तो जैसे सेलिडिगो बर्गा है, तो सेलिडिगो बर्गा के केस में हम देखेंगे कि बिना मतलब कैथेटर के पेशाब ही नहीं उतरता है पेशेंट का। कम से कम मतलब 3-4 केस ऐसा है जिसको मैंने ये लक्षण के हिसाब से सेलिडिगो बर्गा दिया और फिर उनका कैथेटर उतर गया, बिना कैथेटर के पेशाब होने लगा। तो सेलिडिगो बर्गा बहुत अच्छी दवा है कि जब बिना कैथेटर के पेशाब ही नहीं हो, बहुत भयानक दर्द हो। और दूसरी जो बहुत प्रचलित दवा है इसमें वह है सेबाल सेरुलेटा। लेकिन सेबाल सेरुलेटा के मामले में ऐसा माना जाता है कि उसका जो मदर टिंचर है वो ताज़ा होना चाहिए, बहुत दिन का नहीं बना हुआ हो, तो बहुत फ़ायदा करता है। उसके अलावा फेरम पिक्रेटा जैसी दवाएं हैं जो बहुत काम की दवाएं हैं। और थूजा जो है, जो अवांछित जो ग्रोथ हो जाता है उस ग्रोथ को परमानेंट ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन मतलब इसको आप फ्रीक्वेंटली देना उचित नहीं है। इसको आप उसे, तो मेरा मानना है किसी भी दवा को बिना कुशल चिकित्सक के निर्देशन में के बिना नहीं देना चाहिए। लेकिन थूजा कुछ ऐसी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है और उसको BPH को जड़ से ठीक करने में सक्षम है। तो उसका कुछ, जैसे मैं शुरुआती अवस्था में जब ये BPH का केस आता है तो सबसे पहले मैं बेराइटा कार्ब 30 और थूजा 30 को कुछ दिन तक चलाता हूँ, 1 आध सप्ताह। और फिर जब फ़ायदा होने लगता है तो बेराइटा कार्ब 30 ही देता हूँ और थूजा का पावर 200 कर देता हूँ। 3 दिन पर थूजा 200 और कुछ दिनों के बाद फिर थूजा का 1M पावर में कर देता हूँ और सप्ताह रूप दिन पर देता हूँ, 15 दिन पर देता हूँ। और ये समझने वाली बात है कि ये तुरंत ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जब ये मांस का जो ग्रोथ है ये मिनिमाइज हो या गल जाए तो उसमें कुछ ये टाइम टेकिंग टास्क है। तो इलाज के दरमियान धैर्य की भी आवश्यकता है। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि चिमाफिला में पेशेंट बैठ कर के पेशाब कर ही नहीं सकता है, उसको खड़ा होकर के पेशाब करना पड़ता है। तो और मतलब थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है पेशाब करते समय। तो इस लक्षण में चिमाफिला की आवश्यकता होती है। और
जब मतलब सुजा गनेरिया सब का इतिहास रहा हो, तो उस कंडीशन में क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छी दवा है। पेशाब में अगर लाल बालू का कण आ रहा हो तो, और मतलब गैस बनता हो, लोअर एब्डोमेन में कुछ भय सा रहता हो, खास करके भीड़ से, और स्वीट्स लाइकिंग हो, स्वीट्स और साल्टी दोनों ही भोजन उसको पसंद आए, कुछ लीवर सब का भी प्रॉब्लम हो, भूख लगे खूब ज़ोर से लेकिन एक ही दो कर खाए कि पेट भर जाए, तो इस सब सिम्टम्स का विचार करके लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है जिसको दिया जा सकता है। और कुछ जेनिटल पार्ट में अगर मस्सा टाइप का हो, या फिर मतलब मूत्र संस्थान को छेड़छाड़ किया गया हो, तेज हथियार सबका प्रयोग किया गया हो, या मतलब सर्कमसाइजेशन के बाद कुछ इस हिसाब का प्रॉब्लम हो, तो स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छी दवा है। और डिजिटलिस के मामले में जब हम नब्ज का परीक्षण करेंगे, मतलब पेशेंट का नाड़ी देखेंगे तो देखेंगे कि 3, 5, 7, 9 इस पर उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में हम डिजिटलिस देते हैं। डिजिटलिस के केस में देखेंगे सीढ़ी उढ़ी चढ़ते या थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करने के पश्चात पेशेंट हाँफने लगता है, तो इन लक्षणों को गौर करके हम डिजिटलिस दे सकते हैं। उसके बाद है कोनियम भी बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसमें जो हमारा मतलब ये ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है, और मतलब जो पादरी टाइप के लोग होते हैं, ब्रह्मचारी या साधु सब, जो बहुत कठोरता पूर्वक जो है अपने काम का दमन करते हैं, जो शादी उदी नहीं करते हैं और बहुत फोर्सली मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ज़बरदस्ती, तो उनका अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि होती है तो दवाई है कोनियम मैकेटुलम। और उसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर और कस्टिकम भी बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। कस्टिकम में अनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है कि तुरंत कपड़ा खराब हो गया, तो इस सब लक्षण के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, और कुछ कोरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समुचित ढंग से इसको देखें कि कैलकेरिया फ्लोर या कस्टिकम या थूजा या फिर बेराइटाकार जैसी दवाएं कैसे लाभ पहुंचाती हैं। अगर मेरा मानना है और कुछ अनुभव भी है, कुछ केस हिस्ट्री के ही हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर समुचित ढंग से चिकित्सा दी जाए तो बहुत ही लाभप्रद होता है। तो होम्योपैथी का सहारा लेकर के बिना सर्जरी के भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप पूरा चैनल को देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। तो इस हिसाब से कुछ मेडिसिन पर भी हमने चर्चा किया। इम्पोर्टेंट है कि मेडिसिन का आप सिम्टम्स मिलाने का कोशिश करें, प्रॉपर सिम्टम्स पूरा मिला करके अगर दवा दी जाए तो ये दवाएं बहुत ही लाभप्रद होती हैं। उसको आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।